प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं तो वो एक महत्वपूर्ण शीर्षक है दिल्ली में एक मौत। ये एक कहानी है जो सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के सेकेंड पेपर में संकलित है। तो आज की कक्षा सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। सेकंड पेपर में एक पुस्तक है कथांतर। कथांतर में जो कहानियाँ दे रखी हैं और एक एक कहानी पर हम लोग एक एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर पहले आपने कहानियों से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। हर एक कहानी पे एक वीडियो बनाया है। और आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो कौन सी है? दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर जी की कहानी है। कमलेश्वर जी की ये जो कहानी है वो आज के समय में प्रासंगिक कहानी है। अगर ये कहें कि वर्तमान के रहस्य का उद्घाटन करती है, वो कहानी है दिल्ली में एक मौत। कमलेश्वर जी हिंदी साहित्य जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा नाम है कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर जी का जन्म जो है वो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में होता है और इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना आती है कितने पाकिस्तान। और कितने पाकिस्तान रचना पर कमलेश्वर जी को हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया है। और कमलेश्वर जी की एक व्यंग्यात्मक प्रसिद्ध रचना आती है जॉर्ज पंचम की नाक, वो आपने विद्यालय स्तर पर पढ़ी होगी। तो आज हम बात करते हैं कमलेश्वर जी की महत्वपूर्ण कहानी दिल्ली में एक मौत। इस कहानी के प्रारंभ से पूर्व थोड़ा सा इस कहानी के मोटे मोटे जो भाग हैं उस पर अपन दृष्टि डालें तो यहाँ से आप कुछ कहानी के मर्म के बारे में समझ पाएंगे। कमलेश्वर जी की कहानी लेखन के दूसरे दौर में दिल्ली में रहते हुए ये कहानी लिखी। कमलेश्वर जी जिस समय दिल्ली में निवास था, रह रहे थे, उस समय उन्होंने दिल्ली के शहरी वातावरण को जांचा, परखा और उसी समय ये कहानी उन्होंने लिखी। महानगर के व्यस्त और आत्मकेंद्रित जीवन का जीवंत चित्रण किया। यहाँ आप ध्यान रखना कि महानगर के व्यस्त और आत्मकेंद्रित, क्योंकि आप जानते हैं कि महानगर जो होते हैं उसमें जो लोग जीवन यापन करते हैं तय है कि वो लोग व्यस्त रहते हैं, उन्हें फुर्सत के क्षण नहीं मिलते हैं, रात दिन लोग जो है वो दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा एक व्यस्त जीवन होता है। आत्मकेंद्रित, वो दौड़धाम जरूर करते हैं और सिर्फ किसके लिए? अपने लिए, स्वयं के लिए। वो अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। उनको अपने पड़ोसी से भी कोई लेना देना नहीं होता। शहरी जीवन में व्यक्ति आत्मकेंद्रित यानी स्वयं पर ही केंद्रित रहता है, अन्य से कोई लेना देना नहीं होता। आर्थिक प्रगति के साथ शहरी जीवन व्यस्त हो चला है, परंतु नैतिकता और मानवीयता का ह्रास भी होने लगा। ये दो महत्वपूर्ण शब्द आप ध्यान रखना जो इस कहानी के केंद्रीय तत्व हैं। एक है मानवीयता और एक है नैतिकता। तो मानवीयता और नैतिकता का किस तरीके से ह्रास होता है इस कहानी में, ये यथार्थ इस बात को रखा गया है। यानी इस बात का आप देखेंगे इन दो शब्दों का यथार्थ परिभाषा जो है वो इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। औपचारिकतावर्षी शव यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। जैसा कि शीर्षक का नाम ही है दिल्ली में एक मौत, तो मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति की जो शव यात्रा जाती है उस शव यात्रा से संबंधित बातें इस पूरी कहानी में होगी। महानगरीय लोगों के पास शोक संवेदना प्रकट करने का भी समय नहीं है। इस नहीं पे आप ध्यान देना कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शोक पर संवेदनाएं प्रकट करने का भी शहरी जीवन में लोगों के पास समय नहीं होता। यह कहानी वर्तमान जीवन शैली और मनुष्य की मानसिकता के यथार्थ का उद्घाटन करती है। अब हम इस कहानी को शुरू से पढ़ेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस कहानी से आपको जोड़ेंगे और इन्हीं सारी बिंदुओं की विस्तृत व्याख्या हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कहानी जो है वो शहरी जीवन से जुड़ी हुई है। इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, पहले अपन थोड़ा पात्रों पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख पात्र, दिल्ली में एक मौत जो कहानी है, इस कहानी में जो पात्र आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन होते हैं? तो पहला पात्र तो जो है जिसकी मृत्यु होती है वो कौन होते हैं? सेठ दीवान चंद। सेठ दीवान चंद जो हैं ये दिल्ली में एक जगह है करोल बाग। करोल बाग में रहने वाले
सेठ दीवान चंद जो होते हैं ये मशहूर व्यक्ति हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं दिल्ली में और बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो सेठ दीवान चंद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक नाम आप इसमें पढ़ेंगे वो आएगा सरदार जी, है ना, एक सरदार जी होता है, सरदार जी, सिर्फ सरदार जी शब्द का प्रयोग किया है। एक नाम आप यहाँ पर आपको कहानी में पढ़ने में आएगा धर्मा। धर्मा जो होता है वो इन सरदार जी का नौकर होता है। धर्मा कौन है, तो सरदार जी का नौकर है, नौकर। सरदार जी का नौकर कौन होता है, धर्मा। एक इसमें वासवानी जी होते हैं, वासवानी जी, वासवानी जी। ये ऐसे कुछ चरित्र हैं जो आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे। एक नाम इसमें आपको मिलेगा अतुल, अतुल, अतुल मवानी। अतुल मवानी नाम का एक व्यक्ति होता है। और इस कहानी में आपको एक जगह मैं शब्द का प्रयोग मिलेगा, शुरुआत में ही मैं का प्रयोग हो जाएगा। इस मैं का मतलब आपको समझना है कौन है, तो लेखक स्वयं। लेखक स्वयं के लिए मैं शब्द का संबोधन देगा। तो देखिए कहानी में होते कौन कौन है, सेठ दीवानचंद होता है जो करोल बाग का निवासी है, सरदार जी हैं, धर्मा है जो सरदार जी का नौकर होता है, वासवानी जी हैं और अतुल मवाती है। और मैं शब्द से आपको समझना है लेखक स्वयं। अब इस कहानी में होता ये है कि जो उस कहानी की शुरुआत हो रही है वो कहाँ से होती है, वो होती है दिल्ली से। और दिल्ली में और समय जो होता है वो सर्दियाँ होती हैं, सर्दी का समय होता है। तो आप जानते हैं कि सर्दी के दिनों में दिल्ली में 9-10 बजे तक तो गहरा कोहरा छाया होता है और सर्दी इतनी तेज़ होती है कि व्यक्ति रजाई से या बिस्तरों से बाहर आने का उसका मन नहीं होता। तो तेज़ सर्दी पड़ रही होती है और सब लोग अपने अपने घरों में बंद होते हैं, बस वातावरण में शून्यता होती है। लेकिन गाड़ियों की जो आवाज़ है वो निरंतर चाचू चाचू की गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होती है। चारों तरफ ठंड के कारण लोग घरों में बंद हैं, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं और सर्दी और कोहरा, घना कोहरा छाया होता है जिससे एक दूसरे को देखने में भी दिक्कत होती है। अब दूर रास्ते पे एक आर्य समाज सड़क होती है, उस आर्य समाज सड़क पर दूर से आती हुई एक शव यात्रा नज़र आती है। किसे नज़र आ रही है, लेखक। लेखक खड़ा होता है, दूर से एक शव यात्रा आती हुई नज़र आती है और वो शव यात्रा किसकी होती है, सेठ दीवान चंद की। सेठ दीवान चंद करोल बाग में रहते हैं और मशहूर बिजनेसमैन हैं जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है। और इनकी मृत्यु की खबर सुबह सुबह अखबार में भी छपती है और अखबार में भी इनकी मृत्यु का समाचार लेखक ने पढ़ा है। लेखक जानते हैं कि सेठ दीवान चंद की मृत्यु हो चुकी है और शव यात्रा उनकी लेखक का मन करता है एक मानवता के नाते कि वो मेरे परिचित थे, मैं उनको जानता था और जब उनकी मृत्यु हुई है तो मुझे भी उनकी शव यात्रा में शामिल होना चाहिए। लेकिन शव यात्रा में शामिल हो तो उसके बीच में बाधा कौन था, सर्दी। तेज सर्दी होती है, उसके कारण उनका मन उस शव यात्रा में शामिल होने का नहीं होता। कहीं न कहीं उनकी भावनाएं तो है कि मुझे शव यात्रा में शामिल होना, लेकिन सर्दी की वजह से वो जाना नहीं चाह रहे। तभी उनके घर पे दरवाज़ा खटखटाता है और कौन आता है, तो ये अतुल मवाती आता है, या अतुल मवानी या अतुल मवाती, ये शब्द आपको कहानी में देखने को मिलता है। अतुल मवाती जो आया है उनके घर पे, मवानी कहना ज़्यादा ठीक होगा, अतुल मवानी। तो अतुल मवानी जो है वो किसके घर पे आया होता है, लेखक के। और वो लेखक का दरवाज़ा खटखटाता है। लेखक के मन में ये भाव आता है कि कहीं ये शव यात्रा में शामिल होने की बात करने तो नहीं आया है। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अतुल मवानी कहता है कि आयरन करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मुझे आयरन चाहिए। तो आयरन यानी प्रेस की बात करता, कपड़ों पे प्रेस करनी होती। तो लेखक फटाफट उसे आयरन दे देते हैं और मवानी जो है वो आयरन लेके चला जाता है। लेखक फटाफट आयरन देते इसलिए है कि कहीं वो शव यात्रा में जाने की बात न छेड़ दे। महानगर में जो लोग रहते हैं, महानगरीय जीवन में व्यस्तताएं तो होती ही होती है। व्यस्तताओं के साथ साथ व्यक्ति स्वयं
के बारे में ही सोचता है, किसी अन्य से उससे कोई लेना देना नहीं। यानी कोई रिश्ता भी है तो कहीं न कहीं रिश्ते में भी स्वार्थ छिपा रहता है, वो मदद या सहयोग का भाव आज के जीवन में कहीं भी नज़र नहीं आता। अब आयरन लेकर अतुल मवानी जो होता है वो अपने घर पे चला जाता है। इधर ऊपर से सरदार जी का जो सरदार जी जो होते हैं वो भी ऊपर अपने मूँछों पे ताव दे रहे होते हैं। अतुल मवानी प्रेस करने के लिए, कपड़ों की प्रेस करने के लिए अपने घर पे आयरन लेके चला जाता है। ये धर्मा जो होता है, ये धर्मा जो है वो सरदार जी सुबह सुबह नाश्ता करते हैं तो मक्खन मंगाते हैं तो सीढ़ियों से जल्दबाजी में उतरता हुआ नज़र आता है। तो लेखक जो हैं अपने मन की बात को स्पष्ट करने के लिए कि कहीं सरदार जी भी शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो धर्मा को आवाज़ लगाते हैं। धर्मा रुक जाता है, लेखक पूछते हैं कि धर्मा कहाँ जा रहा है, तो धर्मा कहता है कि सरदार जी को नाश्ता करना है, मैं मक्खन लेने जा रहा होता। तो चटपट लेखक भी अपने सिगरेट के लिए पैसे दे देता है धर्मा को कि मक्खन के साथ तो सिगरेट भी लेते हैं। धर्मा चला जाता है, लेखक आश्वस्त हो जाते हैं कि सरदार जी भी नाश्ते के लिए मक्खन मंगा रहे हैं, इसका मतलब वो भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। तो इधर लेखक देखते हैं बार मिस वासवानी जी होती है जो पेस्ट करने के लिए आवाज़ लगाती है कि पेस्ट करने के लिए यानी ब्रश करने के लिए सुबह सुबह। तो लेखक इधर भी आश्वस्त हो जाते हैं कि वासवानी जी जो हैं वो भी शव यात्रा में नहीं जा रहे हैं। धर्मा सरदार जी के लिए मक्खन लेने गया, मतलब सरदार जी भी नहीं जा रहे हैं। और अतुल मवानी जो है वो आयरन लेके गया, यानी वो भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहा। फिर लेखक को एक ध्यान आता है कि अतुल और वासवानी जी और सरदार जी जो हैं इनके तो ये जो सेठ दीवान चंद थे वो काफ़ी नज़दीकी रिश्ते में नज़दीकी है, यानी रिश्ता तो नहीं होता लेकिन जान पहचान और व्यवहार ज़रूर होता है। इसलिए हो जाता है कि जब इन लोगों का अच्छा व्यवहार है और ये लोग शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे तो मेरे तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये कह के लेखक जो होता है वो भी शव यात्रा में शामिल नहीं होता। उधर धीरे धीरे आर्य समाजी रोड जो है उस पर शव यात्रा आगे बढ़ती है। 4 लोगों ने तो शव को कंधों पे उठा रखा है और 7 लोग जो होते हैं कुछ स्कूटर और गाड़ियों जो होती है वो शव यात्रा के पीछे धीरे धीरे रेंगती हुई चल रही होती है। वहाँ का जो वातावरण है, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है, तेज़ सर्दी पड़ रही है, लोग कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, बस गाड़ियों की आवाज़ें उस मार्ग पर आ रही होती है। अब आप देखिएगा कि जब शव यात्रा निकल रही है हर व्यक्ति किस तरीके से सोच रहा है। जबकि यहाँ मानवता की बात करें तो हर व्यक्ति को जब तक ये व्यक्ति जीवित था और ये व्यक्ति काफ़ी मशहूर था तब तक तो लोग इस व्यक्ति से सब अपने संबंध रख रहे थे, उससे मिलना जुलना कर रहे थे, अपना काम निकाल रहे थे। लेकिन जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो अब देखिए कोई व्यक्ति इसकी शव यात्रा में शामिल होने को भी तैयार नहीं है और इस सर्दी का बहाना करके सब अपने अपने घरों में छिपे बैठे होते हैं। अब लेखक जो है वो अतुल मवानी आयरन देने वापस किसके घर पे आता है? लेखक के। लेखक आयरन लेके फटाफट दरवाज़ा बंद करने की चाह रखता है, लेकिन वो अतुल मवानी उनसे बात करने लगता है और कहता है कि आपको पता है क्या कि आज भी इस अखबार में खबर छपी है कि सेठ दीवान चंद की मृत्यु हो चुकी है। लेखक कहते हैं कि हाँ मैंने भी पढ़ा है, तो उसकी शव यात्रा में चलना है क्या? तो ये आपस में बात करते हैं, लेकिन सर्दी की अधिकता के कारण ये लोग उसकी शव यात्रा में जाना नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों को सबको अपने अपने काम पे जाने की जल्दी होती है। काम पे जाने की जल्दी इसलिए होती है क्योंकि शहरी जीवन है, सुबह और दफ्तर या ऑफिस जाना ज़रूरी है, नहीं जाएं तो वहाँ छुट्टी लग जाएगी। तो इन्हें उस शव यात्रा से ज़्यादा ज़रूरी अपनी नौकरी नज़र आ रही है। मानवता, नैतिकता यहाँ पे सब एक तरफ एक कोने में पड़े नज़र आते हैं और अर्थ प्रधान जीवन यहाँ पे स्पष्ट नज़र आता है। धन के पीछे लोग मानवता और नैतिकता को किस तरह से रौंदते हैं, ये बात इस कहानी से अच्छे से समझी जा सकती है। तो यहाँ आप देखेंगे तो धन की प्रधानता है, आर्थिक स्थितियों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, मनुष्य को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा। और जब तक मनुष्य जीवित अवस्था में है तब तक तो उससे संबंध और व्यवहार निभाए जा रहे हैं, और जब मृत्यु होने के बाद उसकी शव यात्रा में शामिल होने में भी लोग संकोच कर रहे हैं। तो ये वाकई में आज का यथार्थ है
आप देखिएगा कि शहरी जीवन में आज अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोग अपनी गाड़ियों पर शव यात्रा में शामिल होते हैं, उस शव के साथ पैदल नहीं चलते हैं, कारों में लोग जाते हैं, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, विभिन्न साधन लेके जाते हैं। वो साधन इसलिए लेके जाते हैं कि उस शमशान घाट से सीधे अपने ऑफिस जा सकें या अपनी नौकरी पर जा सकें, ये उद्देश्य होता है। इसलिए घर से तैयार होकर गाड़ी लेके निकलते हैं, एक औपचारिकता निभा रहे हैं कि हम शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। न तो उनकी कोई शौक होता है, न उनकी कोई संवेदनाएं होती है, सिर्फ आडंबर या दिखावा नज़र आता है कि 10 मिनट वो शमशान पे रुकेंगे और वहाँ से सीधे अपने कार्यालय या अपने ऑफिस चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब लेखक धीरे धीरे देखता है तो वो भी शव यात्रा में शामिल होने की मंशा रखते हैं। और वहाँ पे जब अतुल मवानी की शव यात्रा में जाने की बात होती है तो मवानी, वासवानी और सरदार जी ये तीनों तैयार होकर एक ऑटो में बैठते हैं और उस शव यात्रा की तरफ उनका ऑटो बढ़ता है। तो लेखक भी चाहता है कि जब ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी शव यात्रा में शामिल हो जाऊं। लेखक भी अपने गर्म कपड़े धारण करता है और शव यात्रा में शामिल हो जाता है। लेखक देखते हैं कि 7 लोग जो हैं पीछे पीछे चल रहे हैं और गाड़ियों पे, स्कूटरों पे चल रहे हैं, कारों में चल रहे हैं। बाकी 4 लोगों ने उसे शव यात्रा को अपने कंधे पे शव को पकड़ा है और इस तरीके से धीरे धीरे शव यात्रा आगे बढ़ती है। आगे एक चौराया मोड़ आता है, वहाँ से कुछ कारों वाले और उस शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं और सारे लोग गाड़ियों पे होते हैं, शव के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। अब शमशान नज़दीक आ जाता है, शव को उतारा जाता है, यानी रखा जाता है। बाकी लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ बंद करके खड़े होते हैं। फिर शव को उस शमशान तक पहुँचाया जाता है। इधर जितने लोग जो खड़े हैं, कुछ महिलाएं भी कारों में होती हैं, पुरुष भी होते हैं और महिला पुरुष ये सारे अपने अपने साधनों के पास आके खड़े हो जाते हैं, माना कि वो शव उधर जैसे ही मुखाग्नि दी इधर अपनी गाड़ियों में बैठ के रवाना हो जाए। यानी इनके पास उतना भी समय नहीं है कि जब तक वो शव को पूरा जले तब तक उस स्थान पे खड़े रहें। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब अपनी गाड़ियों के जो दरवाजे हैं उनके पास आके खड़े हो जाते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि जैसे ही मुखाग्नि दे हम अपने काम के लिए रवाना हो जाएं। आप इस दृश्य को जब देखते हैं इस कहानी में तो आप देखिएगा कि ये सारा जो दृश्य दिखाई दे रहा है, लोगों की यहाँ न तो कोई भावनाएं हैं, न संवेदनाएं हैं, न शोक है, न दुख है। सिर्फ अगर लोगों के जहन में अगर कोई बात है तो सिर्फ उनकी यही बात है कि हमें समय पर अपने ऑफिस या कार्यालय पहुंचना है। यानी आप देखेंगे तो शहरी जीवन में धन के अतिरिक्त लोगों को और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। अब लेखक भी जब इस दृश्य को देखता है तो सोचते हैं कि मैं भी अगर तैयार होकर आया होता तो यहाँ से सीधा अपने ऑफिस चला जाता। लेकिन लेखक तो तैयार होकर आए नहीं हैं, वो तो शव यात्रा में शामिल हुए। कमलेश्वर जी इस कहानी के माध्यम से शहरी जीवन जीने वाले, धन को महत्ता देने वाले लोगों पे करारा व्यंग करते हुए नज़र आते हैं। एक तरीके से करारा प्रहार कर रहे हैं कि इस तरीके का जीवन भी मानवता को किस तरीके से कुचलता हुआ नज़र आता है। फिर लेखक जो हैं उस शव को जैसे ही शमशान में मुखाग्नि दी जाती, बाकी लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने अपने ऑफिस रवाना हो जाते हैं। लेखक सोचते हैं कि क्या मैं आज छुट्टी ले लूं और बहाना कर दूं कि कोई मौत हो गई थी इसलिए मैं आज कार्यालय नहीं आ सका। फिर सोचते हैं कि वाकई में मौत तो हुई भी है, बहाने की क्या बात है, और इसी के नाम पे मैं मौत के नाम पे छुट्टी लूँ। तो बाकी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, लेखक यही सोच विचार कर रहा होता है। तो यहीं पे कहानी का अंत भी हो जाता है। तो देखिए लेखक ने इस दिल्ली में एक मौत, इस शहर में जो एक मृत्यु हुई है सेठ दीवान चंद की, इस मृत्यु को केंद्र में रखते हुए शहरी जीवन शैली और शहरी वातावरण में जीने वाले लोगों की मानसिकता के यथार्थ को उजागर किया कि किस प्रकार लोगों की क्या मानसिकता होती है और किस तरीके से मानवता, नैतिकता, ये जितने भी आदर्शवादी शब्दों में देखने को मिलते हैं, इनका शहरी और व्यस्त जीवन में आज कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इस पूरी कहानी के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर दिल्ली में एक मौत, तो सेठ दीवान चंद की मौत के माध्यम से कई रहस्यमय उद्घाटन किए हैं जो वाकई में वर्तमान में जीवंत हैं और ऐसी चीज़ें आज वर्तमान जीवन शैली में हमें देखने को मिलती है। देखिए व्यस्तताएं अपनी जगह हैं, काम अपनी जगह है, लेकिन साथ में जो मानवता और नैतिकता की बात है, हम मानव हैं तो निश्चित रूप से हमें मानव धर्म का पालन करना चाहिए। धन की आवश्यकता हर मनुष्य के जीवन में होती है, लेकिन धन सब कुछ नहीं होता है।
मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि धन को हमारी ज़रूरतों तक सीमित रखें, धन को सर्वे सर्वा नहीं मानें। जो लोग धन को सब कुछ मान लेते हैं, उन लोगों के लिए मानवता और नैतिकता या ये समाज, कोई रिश्ते नाते, ये कोई अर्थ नहीं रखता है। तो धन अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, सब कुछ धन को ही महत्व नहीं देना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें थोड़ा सा मानव है तो मानव धर्म का पालन करना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए, ये सीख मिलती है। कबीरदास जी भी कहे हैं कि संसार में सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए और वो केवल मानव धर्म होना चाहिए। अतः हमें हमारे हृदय में मनुष्यों के लिए सद्भावनाएं, समाज के लिए सहयोग की बात और सद्विचार सदैव रखने चाहिए। सब कुछ धन के पीछे इन सारे मूल्यों को हमें इन मूल्यों को रौंदना नहीं चाहिए। तो इस कहानी से हम ये समझते हैं कि वाकई में शहरी जीवन में किस तरीके से लोगों का व्यवहार होता है और ये व्यवहार ठीक मानवता और नैतिकता के विपरीत व्यवहार है। हमें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमारा हृदय जो है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आना चाहिए। धन और मानवता, इन दोनों में फ़र्क हमें अच्छे से समझना चाहिए और दोनों को अपनी अपनी ज़रूरतों के स्थान पर रखते हुए हमें जीवन को जीना चाहिए। तो यही बात कमलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। अगली किसी कहानी की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। फिलहाल यहीं तक। आप 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, कहानी आपको याद हो जाएगी। धन्यवाद।